न छेड़े निकहते बादे बहारी राह लग अपनी। न छेड़े निकहते बादे बहारी राह लग अपनी। तुझे खेलियाँ सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। इंशाअल्लाह खाइंशा। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू जहान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रानी केतकी की कहानी, दास्तान के मुसन्निफ इंशाअल्लाह खाइंशा और इस दास्तान पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इंशाअल्लाह खाइंशा की शख्सियत, तारीख़ विलादत से लेकर के वफ़ात तक उनके कारनामों को। उसके बाद अलग से हम बात करेंगे इंशाअल्लाह खाइंशा की तसनीफ़ रानी केतकी की कहानी, जो अपने आप में बिल्कुल मुनफरिद तसनीफ़ है उर्दू अदब में या उर्दू नस्र के में। ये एक संग मील की हैसियत रखती है। ये एक ऐसी तसनीफ़ है जिस तरह से अमीर खुसरू के बारे में कहा जाता है, हिंदी वाले उनको अपना शायर तस्लीम करते हैं और उर्दू वाले उनको अपना शायर तस्लीम करते हैं। उसी तरह से इंशाअल्लाह खाइंशा की भी इस तसनीफ़ के सिलसिले में यही हाल है। हिंदी वाले इसे अपनी ज़बान के अव्वलीन तसनीफ़ात में से तस्लीम करते हैं और उर्दू वाले भी इसको अपनी तस्लीम करते हैं। तो यहाँ दोनों के अपने अपने दलाइल हैं और वाकई में इंशाअल्लाह खाइंशा ने इस तरह से इस किताब को लिखा है कि बिल्कुल दोनों ज़बान के माहिरीन अब तक समझने से कासिर हैं कि उस ज़माने में इंशा ने ये कारनामा कैसे किया। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं इंशाअल्लाह खाइंशा के बारे में। इंशाअल्लाह खाइंशा जो थे, ये मीर माशा अल्लाह ख़ां इनके वालिद साहब का नाम था। तो उनके लड़के थे इंशाअल्लाह खाइंशा। यहाँ आप देख सकते हैं 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे और 1817 ईस्वी में लखनऊ में। 1754 भी कुछ लोग उसका ज़िक्र करते हैं, लेकिन राजिह अगर तस्लीम किया जाए तो 1752 ईस्वी ही माना जाएगा। मुर्शिदाबाद में इनकी विलादत हुई और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ 1817 में। वालिद का नाम मीर माशा अल्लाह ख़ां मसदर था। मसदर ये तखल्लुस था इनका। और इनके दादा का नाम सैयद नूरुल्लाह था। दादा इनके जो सैयद नूरुल्लाह थे वो फ़र्रुख शेर के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे और वो एक तबीब थे। फ़र्रुख शेर जो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसका इलाज एक अंग्रेज़ ने भी किया था, और उसके बाद में फ़र्रुख शेर ने जब सैयद नूरुल्लाह के बारे में सुना, उनकी तबाबत के बारे में सुना, तो उनको बुलाया। तो उनकी दवा से वो सेहतयाब हो गए थे और फ़र्रुख शेर ने ही उनको अपने पास रखा और उनको जागीरें भी और ख़ान बहादुर का ख़िताब भी उनको अता किया सैयद नूरुल्लाह को। वहीं से मतलब मुग़लिया सल्तनत से एक तरह से ये लोग जुड़ गए। उसके बाद में जब अहमद शाह अब्दाली का जो एक हमला होता है 1739 में, जो क़त्ल गारत गरी होती है, उसके बाद जो है इनके वालिद जो मीर माशा अल्लाह थे वो यहाँ से चले गए। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद उस वक्त महाबत खां जंग का जो एक सल्तनत थी, वहाँ पे रियासत थी, वहाँ पे जा कर के उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। 1758 या 59 में शुजाउद्दौला के अहद में वालिद के साथ इंशा फैज़ाबाद होते हुए लखनऊ गए थे। तो शुजाउद्दौला के अहद में ये एक बार लखनऊ गए थे, ठीक है। उसके बाद में 1779 ईस्वी में वो दिल्ली चले गए लखनऊ से इंशाअल्लाह खाइंशा, ठीक है। और अपने वालिद के साथ गए थे। शाह आलम सानी आफ्ताब जो अजाइबुल क़सस के मुसन्निफ़ हैं, उनके दरबार से ये मुंसलिक हो गए थे और उनके वालिद भी साथ में थे। तो 1782 से लेकर के 88 के बीच में ये लखनऊ दोबारा वापस आए दिल्ली से। मुर्शिदाबाद में पैदा हुए, उसके बाद वहाँ से लखनऊ गए, लखनऊ से फिर दिल्ली आए, फिर दिल्ली से उसके बाद में लखनऊ वापस गए। दोबारा जब गए थे तो वह आसिफ़ुद्दौला का अहद था। अब दिल्ली में जब ये इनका क़याम जो था 79 से लेकर के 88 तक, या 82 से 88 का दौर ये लोग बताते हैं। चूँकि मिर्ज़ा मजहर जाना से उनकी मुलाकात होती है और उस वक्त मीर भी दिल्ली में नहीं थे, लखनऊ आ चुके थे। तो वही सब दौर मिला करके कि मिर्ज़ा मजहर जाना के वफ़ात का साल भी वही है, यही दौर है। तो उस ज़माने में वो दिल्ली से वापस लखनऊ गए थे। तो 1782 से लेकर 88 का दौर कहा जाता है, एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम है।
दिल्ली में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना से इनकी मुलाकात हुई थी और बहुत ज़बरदस्त इनकी मुलाकात रही थी। उसका ज़िक्र एक ख़ास तरीके से अदब में या अदबी तारीख़ में किया जाता है। मिर्ज़ा अज़ीम बैग जो थे, जो सौदा के शागिर्द थे, उनसे इनकी अदबी चश्मक जो है वो दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में क्या वो एक मुशायरे में या इस तरह से इनके ऊपर उन्होंने सख्त तनकीद कर दी थी अपनी शायरी के ज़रिए से। वहीं से मिर्ज़ा अज़ीम बैग के जो एक अदबी चश्मक इनके साथ कायम हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी। सादत यार ख़ान रंगीन जो रेख्ती गो थे, उर्दू के बहुत बड़े रेख्ती गो, उनसे दोस्ती यहीं दिल्ली में ही इनकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से वो दिल्ली से लखनऊ वापस गए और लखनऊ में ही आखिरी वक्त तक वो लखनऊ में रहे और आखिरी उम्र तक वहीं पर गुजारी और वहीं पर उनके ज़्यादातर कारनामे लखनऊ में ही नज़र आए। अब इनकी तसनीफ़ात में अगर हम देखें तो दरियाए लताफ़त इनकी तसनीफ़ जो है 1802 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। 1223 हिजरी का साल तस्लीम किया जाता है 1802। बाद लोगों ने 1808 भी कहा है, लेकिन 1802 सही है, जो बागो बहार की तस्नीफ़ का साल भी है। अब ये चीज़ है कि दरियाए लताफ़त के बारे में एक बहुत कम मेरे ख़्याल से तलबा अभी तक ये जानते होंगे। मैंने जब उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, दरियाए लताफ़त को ख़ुद देखा, मौलवी अब्दुल हक ने जो मुरतब करके शाये किया, ख़ुद उसको देखा, तो उसमें बहुत ये है कि दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखा था और दूसरा हिस्सा जो है वो कतील ने लिखा था। कतील वही हैं, कतील हैं जो इंशा से जिनकी बहुत गहरी दोस्ती हुई थी, जिस तरह से सादत यार ख़ान रंगीन से हुई थी। लेकिन बाद में रंगीन तो आखिरी वक्त तक इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन आखिरी वक्त में कतील से इनकी अनबन हो गई थी और कतील से बिल्कुल जुदा हो गए थे। लेकिन दरियाए लताफ़त दोनों लोगों ने मिल कर के की थी। अब यहाँ पे दरियाए लताफ़त के जो अबवाब तकसीम किए गए वो दुरदाना है, 5 दुरदाना हैं और 7 जज़ीरे हैं। दुरदाना जो 5 दुरदाने जो हैं वो इंशा ने लिखे हैं और 7 जज़ीरे जो हैं वो कतील ने लिखे हैं। ठीक है, और आखिर में एक बाग के नाम से भी एक हेडिंग मिलती है। तो ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि दरियाए लताफ़त के बारे में जब हमने 2013 का नेट दिया था, नेट का पेपर, तो उसमें ये पूछ लिया था कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है। उस वक्त तो जाहिर सी बात है हमारे पास वो किताब नहीं थी, ना हमने देखा, ना इस तरह से चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जज़ीरे कितने जज़ीरे पर मुश्तमिल है, ये है बिल्कुल अलग तरीके से वह सवाल आया था। तो मैंने अब किताब जब देखी तो वहाँ पर 5 दुरदाना है। ये दुरदाना मतलब ये आप जज़ीरे जो हैं, ये अब शायद बहुत सारे लोगों ने किताबें नहीं देखी होंगी। जज़ीरा मतलब अबवाब में तकसीम किया है, हर बाब का एक जज़ीरे अव्वल, जज़ीरे दोम, जज़ीरे सोम, इस तरह से नाम जज़ीरे हफ्तुम तक है। और इसी तरह से दुरदाना अव्वल, दुरदाना दोम, दुरदाना दुरमाने मतलब मोती होता है, दाना मतलब दाना, मोती का दाना, यानी 5 दुरदाना है और 7 जज़ीरे हैं। ये दुरदाने सारे इंशा ने लिखे हैं और जज़ीरे सारे वो कतील ने लिखे। ये आप लोगों के दहन में रहने चाहिए और ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरी तसनीफ़ इनकी है लताइफ़ुस सआदत है। नवाब सादत अली ख़ान के 55 लतीफ़े इसमें मौजूद हैं। काजी अब्दुल वदूद ने 53 ही लिखा है, जो इनको तहक़ीक़ करके रामपुर रजा लाइब्रेरी से इन्होंने शाये किया है, उसमें 53 का ही जिक्र किया है। लेकिन वैसे डॉक्टर आमिना ने 55 का जिक्र किया। सिल्के गुहर इनकी तसनीफ़ है, 36 सफ़हात पर है, गैर मनक़ूता एक दास्तान, नसरी दास्तान है। लिखने की कोशिश की थी लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। अब रानी केतकी की कहानी इनकी एक और तसनीफ़ है। इसके अलावा एक शेरी कुलियात है। अब शेरी कुलियात में कसीदे भी इनके हैं, गज़लें हैं, इनके रेख्ती के अशार हैं। अब आइए देखते हैं रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये 1803 में लिखा। दरियाए लताफ़त 1802 में और रानी केतकी की कहानी इन्होंने 1803 में लिखी है, नवाब साहबज़ादा हुसैन अली ख़ां की फरमाइश पर। इसकी वजह तसनीफ़ के बारे में ये आता है कि इन्होंने ख़ुद ये सोचा कि कोई ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज या इस तरह से उस ज़बान का असर बहुत कम हो। तो वहीं से इन्होंने जब ये इरादा किया तो नवाब साहब भी उन्होंने मतलब ये सुन करके उनकी भी फरमाइश हुई, उनकी ख्वाहिश हुई कि हाँ ऐसी कोई किताब लिखी जाए। इसी वजह से इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी और उसमें तमाम जो कहानी है और ये जो किरदार हैं वो सब हिंदू मज़हब से लिए गए, हिंदू कैरेक्टर है, इसीलिए लिए गए ताकि मतलब मुस्लिम कैरेक्टर ज़ाहिर सी बात है फिर वहाँ अरबी और फ़ारसी नाम भी आते, क्योंकि हमारे नाम अरबी से होते हैं या फ़ारसी से ही होते हैं। तो
कहानी का ताना बाना भी हिंदुस्तानी पस मंज़र में बुना गया और कहानी के किरदार भी हिंदुस्तानी पस मंज़र में ही हैं। अब इसकी कहानी और किरदार के बारे में अगर हम देखें तो इसकी कहानी का असल हीरो जो है वो है कुंवर उदय भान। कुंवर उदय भान ये राजा सूरज भान का बेटा होता है और उनकी रानी लक्ष्मी बास होती हैं। लक्ष्मी बास का बेटा ये कुंवर उदय भान एक बार शिकार खेलने जाता है तो रास्ते में जंगल में वो रास्ता भटक जाता है, अपने साथियों से जुदा हो जाता है। एक हिरनी का पीछा करते हुए वो ऐसे बाग में पहुंचता है जहां पर रानी केतकी अपनी सहेलियों के साथ एक झूला झूल रही होती है। रानी केतकी के बाप जो होता है जगत प्रकाश होता है, उसकी माँ जो है कामलता होती है। तो वहाँ पे जब इन दोनों के एक नज़रें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो काफ़ी बहस व तकरार भी होती है। फिर वो शहज़ादा उससे बताता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, कुछ देर के लिए यहाँ ठहरता हूँ। इतने में मतलब रानी केतकी को उससे इश्क हो जाता है और उसका इजहार वो अपनी सहेली मदन बान से करती है। अब तो मदन बान की मदद से दोनों आप एक दूसरे से मिलते हैं। जब बिछड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को अंगूठी दे देते हैं गिफ्ट के तौर पे। इस तरह से दोनों आप अपने अपने घरों पे आ जाते हैं। उधर उदय भान की हालत जब ख़राब होती है तो उससे सूरज भान पूछता है, दरियाफ्त करता है तो वो बताता है, लिख करके बताता है कि हाँ मेरे साथ ये मामला है, मैं रानी केतकी की जुदाई में मेरी हालत हुई है। राजा सूरज उदय भान जो है जगत प्रकाश के पास रिश्ता भेजता है। जगत प्रकाश जो है चूँकि बड़ा बादशाह होता है, वो अपनी बेइज्जती समझता है। सूरज भान और जगत प्रकाश के बीच में जंग होती है इसी बात को लेकर के। जगत प्रकाश अपने गुरु जोगी महेंद्र गर के पास जाता है, महेंद्र के पास जो हिमालय पर्वत पे रहता है, वहाँ से उससे मदद तलब करता है। जोगी आता है और सूरज भान, रानी लक्ष्मीबास और उदय भान तीनों को जो है मंत्र के ज़रिए से हिरण और हिरनियों में बदल देता है और उनको यहाँ से मतलब भागना पड़ता है। अब रानी केतकी को जब इस बारे में इल्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन होती है। तो जोगी महेंद्र जाते जाते वो हाँ उन लोगों को बादशाह और जगत प्रकाश जो राजा होता है उसको एक भभूत देता है कि इसको मलने से आप नज़रों से ओझल हो जाएंगे, लोगों को दिखेंगे नहीं, आप सबको देख सकते हैं। तो वही भभूत रानी केतकी किसी तरह से हासिल करके लगा लेती है और वो वहाँ से कुंवर उदय भान को तलाश करने के लिए निकलती है। अचानक जब रानी केतकी इस तरह से गायब हो जाती है तो उसके वालिदैन परेशान होते हैं और उसकी सहेली मदन बान को वही भभूत दे करके लगा करके भेजते हैं कि जाके पता करके। अब बहुत मुश्किल से उसको पता लगाती है। जब रानी केतकी वापस आती है तो उसकी हालत देख करके जगत प्रकाश और कामलता जो है वो उस पर रहम खाते हैं और इन लोगों को हिरन से वापस असली शक्ल में लाते हैं और इस तरह से उनकी शादी हो जाती है। तो ये है असल कहानी और इसके कैरेक्टर। सबसे जानदार कैरेक्टर जो इसकी है वो सहेली उसकी मदन बान का किरदार है जो सबसे मुतहर्रिक और फ़आल है। तो ये दोस्तों ये इस तरह से रानी केतकी की कहानी और इंशाअल्लाह खान इंशाह के बारे में ये मालूमात थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों में, शेयर करें, अपना वीडियो लाइक करें और कमेंट करके हमारे बारे में ज़रूर बताएं, वीडियो के बारे में बताएं, मालूमात के बारे में बताएं। हमें अच्छा लगता है हमारी कमियों की तरफ जब आप इशारा करते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है, उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों UGC नेट या CTET का भी आगे हमारी प्लानिंग है कि उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, टेट के लिए भी वीडियो बनाएंगे। इस तरह के मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद कर रहे होंगे। दुआओं से